गलत चीज उठा के खा गई फ्लोर से, पेट में इन्फेक्शन हो गया, बहुत पेट दर्द करे, बिल्कुल बेहोशी की हालत हो गई थी। इमरजेंसी में लेके गए, 9 घंटे बाद मेरे को उसको डॉक्टर ने एड्रेस किया, 3 साल की बेटी को 9 घंटे बाद इमरजेंसी में। और वो भी तब जब मेरी वाइफ वहां पे रोने लग गई जोर जोर से, और मेरी बेटी जो है वो धीरे धीरे उसकी बेहोशी की हालत होने लग गई। और हमने वहां पे बहुत ज्यादा हल्ला काटा, तब जाके उसने उसको एड्रेस किया। 3 साल के बच्चे का ये हाल है। क्यों? अब जो फ्री की सेवा है तो उसकी सुविधा भी तो फ्री जैसी मिलेगी आपको। कोई चीज फ्री है दुनिया में? ये फ्री की सेवा कहां है? कितना परसेंट टैक्स देते हैं आप? 54%। 54%। अगर मैं $100 कमाता हूं तो उसमें 54% मैं सरकार को देता हूं। कैसे देता हूं? 30% तो डायरेक्ट टैक्स है, 5% जीएसटी है, 35% घर ले रखा है उसका जो प्रॉपर्टी टैक्स आता है वो मेरी इनकम का 5% है। हर एक आदमी का 5% ही है। पूरे कनाडा में $4,000 होते हैं, 80,000 से $1,00,000 ऑन एन एवरेज हर एक आदमी की इनकम है यहाँ पे। तो उसका 5% 4,000 $5,000 बनता है। तो 5% प्रॉपर्टी टैक्स चला गया, कितना हो गया? 40%। उसके बाद गाड़ी का इंश्योरेंस है, आपके पास 2 गाड़ियां हैं, उसका इंश्योरेंस भी आपकी इनकम का 5% होता है। साल का $4,000 $5,000 के आसपास 2 गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है। तो वो 5% जोड़ लीजिए, 50%। और बाकी कुछ भी खरीदेंगे इधर उधर है, 3-4% सरकार वैसे कहीं ना कहीं से निकलवा लेती है। तेल है, डीजल है, उस उन चीजों के ऊपर से वो उधर से निकला। तो $54-55 मेरी जेब से पहले ही निकल जाता है। फिर बचता है जो कुछ बचता है। तो फिर आप इलाज को फ्री क्यों मानते हैं? एजुकेशन को फ्री क्यों मैं मानते नहीं हैं? मानता, लोग मानते हैं। जो आपके पंजाब में बैठे हुए हैं ना कि वो कंट्री था स्वर्ग है, उत्थे का इलाज भी फ्री है, उनके लिए मैंने इनको बताया है ये और कैलकुलेशन। मुझे, अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए जरा। आप 9 साल से कनाडा को समझ रहे होंगे। हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग थे, जिसमें से 50 करोड़ के पास घर नहीं था। 50 करोड़। जी। 50 करोड़ का मतलब 12 कनाडा। 50 हाँ जी। करोड़ का 12 कनाडा। 12 कनाडा। बिल्कुल। मोदी सरकार ने चाहे छोटा ही दिया, जी। 12 कनाडा की पॉपुलेशन जी। को एक 1 BHK बना के दे दिया जी। 5 साल के अंदर। दे दिया, 12 बिल्कुल दे दिया। कनाडा। बना दिए। 12 कनाडा को शौचालय बनवा दिए। जी। और 25 कनाडा का इलाज कर रहा है। जी। 25। और आप आज हिंदुस्तान के बहुत रिमोट, अगर उत्तराखंड के किसी पहाड़ पे रहते हैं तो अलग बात है, जी। अदरवाइज प्लेन के आप किसी भी गांव में रहते हैं, किसी भी गांव में, जी। तो आप आधे घंटे या 40 मिनट के अंदर किसी एमडी डॉक्टर, मैं झोला छाप डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, जी। अगर आपका बच्चा बीमार हो जाए और आपकी जेब में 1,000 रुपए अगर हैं, जी। तो विद इन 30 to 40 मिनट्स आप किसी एमडी डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। और पहुंचने के 3 मिनट के अंदर, अगर आपका बच्चा मर रहा होगा, तो 3 मिनट में, पहुंचने के 3 मिनट के अंदर आपको मेडिकल केयर मिलनी शुरू हो जाएगी सर। मिल जाएगी, बिल्कुल। मैं वृंदावन आया था 2022 में। मैं इंडिया आया था, वृंदावन गया था अपने परिवार के साथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने। वापस आते टाइम मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई, क्योंकि बाहर का खाना खा लिया था कहीं पर हमने, और वो उसमें कोई प्रॉब्लम थी, और छोटी बच्ची थी, और तो हजम नहीं कर पाई। चिड़ावा आते आते, जो मेरा घर है वहां पे आते आते मेरी बेटी को उल्टियां और इतनी भयंकर तबीयत खराब हो गई कि हम दोनों डर गए। वहां का जो सरकारी हॉस्पिटल था वो हमें वही दिखा सामने चिड़ावा में, वही लाइट जल रही थी, वहां 2-4 लोग खड़े, तो मैंने कहा सरकारी हॉस्पिटल में चले जाते हैं। वहां पे जो डॉक्टर था, सरकारी डॉक्टर, उसने मेरे को कहा कि सारा काम धाम छोड़ के, मैंने कहा कि जी बच्ची ना मेरी परेशान हो रही है, सारा काम धाम छोड़ के विद इन 1.5 मिनट
1.5 मिनट में मेरी बेटी को इंजेक्शन मिल गया था इन्फेक्शन का। 1.5 मिनट में मैंने गाड़ी अंदर पार्क करी, गाड़ी स्टार्ट छोड़ के मैं हॉस्पिटल के अंदर गया और मेरे को इलाज एक्सेस हो गया। यही इलाज मेरे को कनाडा में एक्सेस लेने के लिए 1 दिन वेट करना पड़ता, तकरीबन 24 घंटे, और इमरजेंसी में 12 घंटे वेट करना पड़ता। और छोड़िए, मेरे सगे ताऊ जी हैं, नाम भी मैं बता सकता हूं अगर किसी को हो तो। अब तो चलो उनके देहांत हो गया है। आयुष्मान भारत कार्ड से उनकी किडनी में प्रॉब्लम थी, 5 लाख रुपए का इलाज जो है ना उनका 2-2.5 लाख का ही खर्चा आया था, लेकिन आयुष्मान कार्ड से मेरे खुद के ताऊ जी ने इलाज कराया है राजस्थान के एक गांव में। और इलाज ये नहीं है कि किसी सरकारी हॉस्पिटल में हुआ हो या कोई छोटे मोटे हॉस्पिटल में करे। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल SMS जयपुर, वहां पे इलाज हुआ है, और 1 रुपया नहीं, बिल्कुल कैशलेस। और वो आदमी किसान है, 1 रुपया टैक्स नहीं देता। हम तो फिर भी 54% टैक्स देकर भी हमें 12-12 घंटे इमरजेंसी में वेट करना पड़ता है। और हिंदुस्तान में वही इलाज मेरे को 1.5 मिनट में मिल गया। उस डॉक्टर ने मेरे को, वो जो जॉब कार्ड बनाते हैं ना, आपके 10 रुपया दे के पहले जॉब कार्ड बनवाओ फिर इलाज करते हैं, उस डॉक्टर ने मेरे से जॉब कार्ड भी नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि भाई साहब पहले आप बच्चे को देखता हूँ, जॉब कार्ड बनते रहेंगे। और उसने मेरे को इंजेक्शन देके मेरी बेटी को 10 मिनट में आराम मिल गया था। ये है सुविधा, बिल्कुल है, मैं मानता हूं इस बात को, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इस बात को। नहीं, अब मेरा सवाल ये है जी कि इतना संपन्न राष्ट्र कनाडा, जी सिर्फ सिर्फ 3 करोड़ 4 करोड़ की पॉपुलेशन, जी इतनी है ना, 3-4 करोड़ ही है। बिल्कुल। इतने तो हमारे दिल्ली बंबई में होंगे, हाँ दिल्ली की ज्यादा होंगे, हाँ दिल्ली की ज्यादा पॉपुलेशन होंगे। 4 करोड़ 4.25 करोड़ है, कल ही दिल्ली की पॉपुलेशन NCR की नहीं बताइए, है। मतलब दिल्ली जितना। तो अगर हाउसिंग क्राइसिस है भी, तो और लकड़ी की कोई कमी नहीं है, बाकी संसाधनों की कोई कमी नहीं है, जी, तो सर 1 लाख 2 लाख 5 लाख घर बना लेना या 10 लाख घर बना लेना कैनेडियन गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा काम है। कैनेडियन गवर्नमेंट के लिए उतना ही बड़ा काम है जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में जो लाइसेंसी राज चलता था ना, उस लाइसेंसी राज के अंदर अपना व्यापार करना जितना मुश्किल था ना, उतना ही मुश्किल कनाडा में घर बनाना है, लाइसेंसी राज है। आपको रोड पे एक ठेला भी लगाना है ना, तो आपको लाइसेंस चाहिए। अगर आपको अपनी दुकान खोलनी है, उसके लिए भी आपको एक लंबा चौड़ा लाइसेंसिंग प्रोसीजर है, जिसके अंदर 10-15 हजार $20,000 का खर्चा आता है। आपके पास जमीन है, आप घर नहीं बना सकते, कर लो बात, आपने $2 लाख दे के अपना प्लॉट ले लिया, आप घर नहीं बना सकते। आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको सिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, आपके पास लाइसेंस बिल्डर होना चाहिए, आपके पास लाइसेंस इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, आपके पास लाइसेंस जो है वो खड्डा खोदने वाला होना चाहिए। ये सारा का सारा जो लाइसेंसिंग राज है ना, वो लाइसेंसी राज चल रहा है। इस वजह से घर नहीं बना सकते आप। और उसके ऊपर जो बिल्डर जो घर बनाते हैं ना, वो उन सबके पास जो है कहीं ना कहीं सरकार या सरकार से जुड़े हुए लोग ही होते हैं जो घर बनाते हैं। कहीं पर कौन सा हाईवे निकल रहा है, को अभी ब्रैम्पटन में 2 मिनिस्टर जो है, पंजाबी मिनिस्टरों को वो किया है ना, प्रतिबंध किया था कुछ कुछ 1-2 साल पहले कि ये दोनों कभी चुनाव नहीं लड़ सकते। वो इसलिए सस्पेंड किया था क्योंकि उन्होंने सरकार की खबर को लीक करके और वहां पे जमीनें खरीद ली थी कि यहाँ से हाईवे निकल रहा है, यहाँ पे जो है सरकार का ये डेवलपमेंट प्लान आएगा 5 साल पहले, तो उन्होंने पहले ही वहां पे जमीनें खरीद ली थी। तो ये जो लाइसेंसिंग राज है ना सरकार का, इसके वजह से घर नहीं बन पा रहे। लाइसेंस्ड और रजिस्टर्ड बिल्डर ही घर बनाएगा, सिटी अप्रूव करेगी तो ही वहां पे घर बनेगा। और अप्रूव ये भी नहीं कि एक बार अप्रूव कर दिया, नहीं, खड्डा खोदोगे आप, नींव भरोगे, सिटी का अधिकारी चेक करने आएगा, उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा करोगे, वो चेक करने आएगा, पानी की लाइन डालोगे वो चेक करने आएगा, बिजली के तार लगाओगे वो चेक करने आएगा, बल्ब लगाओगे वो चेक करने आएगा। पूरा लंबा चौड़ा एक लेंदी लाइसेंसिंग सिस्टम है, उसकी वजह से जो है घर नहीं बनते। ये कारण है साहब।
मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक कपल यहां से गया हुआ था, वो वापस आया था, वो बता रहा था कि हम वहां गए तो हमें पता नहीं था, तो हमें वहां ऐसे जाते ही तुरंत छाता खरीदना पड़ा, तो 1600 रुपए का सिंपल सा एक छाता खरीदा हमने। मैंने कहा यार एक बात बताओ, छाते तुम भी चाइना से मंगाते हो, हम भी चाइना से मंगाते हैं इंडियंस, हम जी इंडिया में भी ज्यादा चाइनीज ही माल बिकता है हर चीज में। तो मैंने कहा इंडिया में भी 100 रुपए से लेके और 150 200 बहुत अच्छी क्वालिटी का ले लोगे तो 300 का छाता मिलता है। हमने भी चाइना से मंगाया, तुमने भी चाइना से मंगाया, जी क्यों? जी हमारे अच्छा ब, हमारे यहाँ 300 का बिक रहा है, तुम्हारे थोड़ा सा दूर पड़ता है कनाडा, तुम 350 का बेच लो, जी है तो चाइनीज छाता ही। जी वैसे हमारे यहाँ तो मेरे एक दोस्त है सदर बाजार में, उनकी छाता बनाने की इंडस्ट्री है, तो उन्होंने हमारे आश्रम में सर्दियों बरसात के दिनों में ना एक बंडल छाते भेज दिए, तो मैंने गांव के सभी बुजुर्गों को जो है एक एक छाता मंदिर से दिया था। तो हाँ मैंने पूछा कितने का है, बोला जी हम तो थोक के भाव 110 का बेचते हैं। मैंने कहा बाजार में कितने का बहुत अच्छी क्वालिटी थी, मंदिर में उन्होंने दान दिया था। तो मैंने कहा कहता है बाजार में 150 200 का बिक जाता होगा, जी बहुत अच्छी क्वालिटी, बड़ा फुल साइज छाता बड़ा वाला। जी तो मैंने कहा यार 200 का नहीं 300 का बेच लो, 400 का बेच लो, 1600 का तुम्हारे यहाँ क्यों बिक रहा है? क्यों साहब, चाइनीज छाता आपके यहाँ 1600 का क्यों बिकता है कनाडा में, बताना जरा। चाइनीज छाता हमारे यहाँ 1600 का इसलिए बिकता है, अगर आपको भारत में बाबा रामदास जी को अगर छाते बेचने हैं तो वो गुजरात से कंटेनर लेके आएंगे, अपना चाइना से कंटेनर लेके आएंगे, किसी भी दुकान पे अपने छाते बेचने शुरू कर देंगे। टोटल खर्चे को जो है छातों की अमाउंट क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, उनको लगेगा कि 200 का छाता पड़ा है तो 250 में बेच लो, अपना खर्चा भी पूरा हो गया और अपन कमा भी लेंगे। ऐसे ही करते हैं आप लोग, दुकानदार भी ऐसे ही करता है, यही प्रोसीजर है। कनाडा में आप ऐसा नहीं कर सकते। कनाडा में आपको ये करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। कनाडा में आपको वो कंटेनर उतारने के लिए गोडाउन चाहिए, उस गोडाउन को सरकार के साथ रजिस्टर कराना पड़ता है, उस गोडाउन को लेने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, उसको चलाने के लिए बिजनेस लाइसेंस लेना पड़ता है। यही एक कारण है कि यहाँ पे छोटे बिजनेस नहीं पनपने देते। ज्यादा जो बड़ी मछलियां हैं, जैसे कि वॉलमार्ट है, जैसे कि कॉस्को है, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनका बिजनेसेस के ऊपर कब्जा है और वो जिस रेट में चाहेंगे उसी रेट में बेचेंगे, क्योंकि आम पब्लिक को जो है वो लाइसेंसिंग राज में जो है उलझा के रखा हुआ है। आम जब पब्लिक को सिर्फ लेबर करने के लिए ही रखा हुआ है, बाकी मलाई खाने के लिए, बाकी पैसा कमाने के लिए इनके पास इनके लोग हैं। आपको इंडिया से, आपको भारत से, पंजाब से, नेपाल से ये कारोबारी बनने के लिए नहीं बुला रहे हैं। कारोबारी इनके पास हैं, आपको ये लेबर करने के लिए बुला रहे हैं। और आप ज्यादा दिमाग लगा करके अगर कारोबारी बनने की कोशिश करोगे तो आपको लाइसेंसिंग राज में फंस के रह जाओगे, आप कर ही नहीं सकते। ये कारण है 1600 में। अब आप कोई टमाटर लेने जाओ, सब्जी लेने जाओ, आपको रिलायंस के स्टोर में जाने की जरूरत नहीं है ना। आप घर से बाहर निकलोगे, कोने पे रेडी वाला खड़ा होगा, वो 40 रुपए 30 रुपए 10 रुपए टमाटर सीजन के हिसाब से खरीद लोगे। लेकिन हम नहीं कर सकते ऐसा। हमें वॉलमार्ट में ही जाके खरीदना पड़ेगा टमाटर, और जितने में वॉलमार्ट बेचेगा उतने में ही खरीदना पड़ेगा। जो हमारे भाई बंधु जो पंजाब के लोग हैं, वो अडानी और अंबानी को तो कर देते हैं वहां पे, क्योंकि इजी है ना माइनॉरिटी कार्ड खेल के उनको उनके गोदाम बंद करा देना, उनके पेट्रोल पंप बंद करा देना। लेकिन यहाँ नहीं कर सकते आप। ये कारण है 1600 में छाता बिकने का, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि कोई बिजनेस कम्युनिटी इमिग्रेंट जो है वो खड़ा हो। उन्होंने रखा ही हुआ है। अब यहाँ पे आप एक इतनी गहरी साजिश चल रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के खिलाफ कि उस पे आप लोगों की नजर ही नहीं गई। 2 साल वो पढ़ाई करता है, 3 साल में वो पीआर लेता है, 5 साल, और उसके बाद 3 साल के अंदर जाके वो उसके 8 9 साल उसका माइंड जो है वो बिल्कुल लेबर टाइप का ही बना देते हैं ये।
तो ये एक नई क्लास नीचे अपनी क्रिएट कर रहे हैं, जिसको ये स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट कहते हैं, जो कि यहाँ का एक गरीब तबका बन के रह जाएगा आज से 10 साल बाद। और वो गरीब तबका जो है वो इन्हीं चीजों में होता रहेगा, और एक सोर्स ऑफ कंजम्पशन कि इनके गुड्स को कंज्यूम करने के लिए इनको एक जनसंख्या चाहिए, वो जनसंख्या ये तैयार कर रहे हैं। इनको एक मार्केट, जो कहते हैं ना, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मार्केट है, वहां पे 150 करोड़ की जनसंख्या है, वैसे ही यहाँ पर अपना ये एक मार्केट क्रिएट करना चाहते हैं। ये अमेरिका के जो डोंकी हैं बॉर्डर पे, आप देखते हो ना कि साहब डोंकी आ रहे हैं, डोंकी आ रहे हैं, 10,000 लोग डेली घुस रहे हैं। अमेरिका पागल है क्या? वो अमेरिका की में बैठा हुआ एक ड्रोन जो है अफगानिस्तान में एक बंदे को मार सकता है, ईरान में एक बंदे को मार सकता है, अमेरिका का ड्रोन। क्या वो अपने बॉर्डरों पे लोगों को नहीं देख रहा? क्योंकि उनको पता है कि लेट दिस कंज्यूमिंग पॉपुलेशन कम इनटू अवर कंट्री, और ये हमारे प्रोडक्ट खरीदेंगे, हमारे यहाँ लेबर करेंगे, और हमारी कंट्री को प्रॉस्परस बनाएंगे, और हमारे नीचे एक तबका तैयार हो जाएगा जो कि हमारे सामान खाने पीने जोगा ही रह जाएगा। लाइसेंस हम इनको देंगे नहीं, कहीं भी फंसा लेंगे कि अपना कारोबार कर पाए। ये कारण है $1600 का छठा बिकने का। और खीरा क्यों 500 रुपए का बिक रहा है? खीरा 500 रुपए का इसलिए बिक रहा है कि यहाँ पे कुछ भी पैदा नहीं होता, यहाँ पे कोई भी इतना ठंडा एनवायरनमेंट है, जड़ी बूटी कोई भी सब्जी यहाँ पे पनप नहीं सकती, 6 महीने तो स्नो ही पड़ी रहती है। बाहर से खीरे आते हैं, ज्यादातर मैक्सिको से सब्जियां वगैरह जो है वो मैक्सिको से आती हैं। वो उस प्रोसेसिंग के अंदर जो है वो टाइम लगता है, सब कुछ पैक्ड मिलता है, और कुछ एक दो प्लेयर्स का ही उसके ऊपर कब्जा है। तो जितने मर्जी में बेचें, आपको खरीदना ही पड़ेगा उतना। आप खुद अपने घर में उगा नहीं सकते, आप खुद अपनी 4 किला जमीन लेकर के उसमें सब्जी उगा नहीं सकते। भारत में तो प्राइस क्यों स्टेबल रहती है? क्योंकि मंडी राज जो है वो मंडियों पे इतना लोग डिपेंडेंट नहीं है। आपके पास जलंधर में 500 गज का प्लॉट है, 200 गज में कोठी है, पीछे पीछे 300 गज में आप सब्जियां उगाओ, तो उससे प्राइस जो है वो और स्टेबल रहता है। सर्दी, और मैंने तो अपनी छत पे इस पूरी सर्दी अपनी छत पे मैं टेरेस गार्डनिंग की, मेथी, पालक, सरसों, जी टमाटर, मूलियां, और क्या नाम, वो हरी वाली प्याज, टेरेस गार्डनिंग में। मुश्किल से 100 स्क्वायर फीट पे मेरा टेरेस गार्डन मैंने अभी डेवलप किया है। तो हम तो पीछे भी नहीं सर, छत पे उगा लेंगे। हिंदुस्तान तो छत पे सब्जी उगा के खा लेगा। उसकी वजह से प्राइस आपके यहाँ स्टेबल हो जाता है, प्राइस उसको जो मार्केट में वो कॉम्पिटेंसी बनी रहती है। हम ये काम कर नहीं सकते, तो हमें वही करना पड़ता है जितने में सरकार और उद्योगपति हमें बेचते हैं, हमें वही खरीदना पड़ता है। ये कारण है साहब। फिर वो मुल्क था स्वर्ग। जी चलो ये क्राइसिस तो अब 2-4 सालों से आया है ना। हाउसिंग क्राइसिस भी अब 5 साल में आया है। महंगाई भी मैंने सुना 5 ही साल में बढ़ी है, पहले ठीक था। जी। उस स्वर्ग किसको बोलते थे? पंजाबी कहते वो मुल्क था स्वर्ग ने। वो स्वर्ग जो है, फीचर्स मैंने बताए हैं ना अभी पिछले 1 घंटे में अपन ने जो बात करी है, इन फीचर्स को एनालाइज करने में आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। आप हिंदुस्तान में कुछ करके, आपको जब फिगर्स पे आपको काम करना आना चाहिए, आपको अपनी लाइफ की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर आपको पता लगता है। जब आपको अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं पता, जब आप अपने फिगर्स पे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, अपनी बैलेंस शीट पे काम करने लायक नहीं होते हो ना, तब फिर आपको ये मुल्क स्वर्ग ही लगता है। कोई आदमी जिसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, वो अपने कागज पत्तर देख के सोचता ना धंधा ठीक नहीं चल रहा है यार, उसी को पता लगेगा कि बाजार कैसा है कैसा नहीं है। उसके घर, उसके दुकान पे जो बनिया, उस दुकान पे जो बैठा काम कर रहा है, जो लेबर जिसको 1500 2500 3000 में रखा हुआ है, उसको थोड़ी पता लगेगा कि धंधा कैसा चल रहा है। तो यही लोग हैं, ऐसे ही लोगों को स्वर्ग पता लगता है, जिनको, जो एनालिसिस नहीं कर सकते इन चीजों का। आपको एक बात बताऊं मैं, 3 मिनट चाहिए होंगे, है अपने पास? 1 घंटा 8 मिनट हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ, टाइम है, टाइम की कोई कमी नहीं है। हमारे बड़े भाई साहब थे हंसराज कोठारी,
बीकानेर की नमकीन बड़ी मशहूर होती है, उससे अच्छी नमकीन नहीं बन सकती दुनिया में। हंसराज कोठारी, हमारे भाई साहब हैं हंसराज कोठारी, उन्होंने कहा कि यार ये नमकीन जयपुर में बना के देखते हैं, बीकानेर से ट्रांसपोर्ट करने का बहुत कॉस्ट आती है। उसी बीकानेर नमकीन में बनाने वाले हलवाई को जयपुर लेके आए, जितना पैसा उसको वहां पे मिलता था उससे 4 गुना पैसा दिया, सब कुछ लेके आए, नमकीन बनाई, उसका टेस्ट नहीं आया। फिर हंसराज कोठारी ने जो है पूरा ठाना हुआ था कि साहब मैं बनाऊंगा ही, बीकानेर से पानी का कंटेनर लेके आए जयपुर, उस पानी से नमकीन बनाने की कोशिश करी, वो टेस्ट नहीं आया, हलवाई वही था। सारी सामग्री बीकानेर से लेके आए, हालांकि वो भी पैक्ड यूज करते थे, लेकिन सारी सामग्री लेके आए, फिर भी नमकीन का टेस्ट नहीं आया। बाद में सारांश ये निकला कि बीकानेर का हवा पानी ही ऐसा है कि ये टेस्ट सिर्फ बीकानेर में ही आ सकता है और दुनिया में कहीं भी नहीं आ सकता। ये सारांश है। पंजाबी, यहाँ पे गुरुद्वारे खुले हुए हैं, पंजाबी स्कूल्स खुली हुई हैं, और अपने हिंदुस्तान को गालियां निकालते हैं कि हम यहीं पे कनेडा में ही एक नवा सोना रंगला पंजाब बसा के दिखावांगे। नहीं बसा सकते, क्योंकि उस मिट्टी में जो है, जो एक सही हिंदू आदमी बनाने के लिए उस मिट्टी के अंदर जो पदार्थ चाहिए, जो 5 तत्व चाहिए, वो सिर्फ पंजाब में ही मिल सकते हैं, दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकते। आप अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना सकते हो, ब्लैक बोर्ड की जगह प्रोजेक्टर लगा सकते हो, लेकिन नहीं, वो फीलिंग और वो अपने देश के प्रति वो राष्ट्रवाद, अपने धर्म के प्रति वो ईमानदारी, वो वहीं पर आएगी जहां पे आपका बच्चा पलेगा, जहां पे आपका बच्चा पढ़ेगा। इन पंजाबियों ने भी बहुत कोशिश करी, कनाडा के अंदर, टोरंटो, वैंकूवर के अंदर, क्या आलीशान गुरुद्वारे, क्या आलीशान स्कूल्स, और वही कर, लेकिन जो नई जनरेशन है वो नहीं फॉलो कर रही। जब तक 18 साल के नहीं होते, माँ बाप के साथ रहते हैं, तब तक मजबूरी में फॉलो करना पड़ता है। जैसे 18 साल होते हैं वो लोग नहीं फॉलो करते। जिस आदमी के साथ मैं काम करता हूँ, उनके खुद के बच्चों ने केस रखे हुए थे, 16 साल तक उनके बच्चों ने रखे। जैसे ही वो मूव ऑन हुए, उनके साथ 21 या 20 बच्चों को उन्होंने अमृत छकाया था, 21 या 20 बच्चों ने उन्होंने केस रखे थे, सबने कटा दिए। एंड दे डोंट फॉलो एट ऑल, दे फॉलो कैनेडियन कल्चर, दे इवन डोंट टॉक टू ईच अदर इन पंजाबी। उनके पेरेंट्स के साथ बात करते हैं तो उनके मजबूरी में, दबाव में काम बात करते हैं, लेकिन जब वो बच्चे आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो इंग्लिश में बात करते हैं, वो नहीं बात करते पंजाबी में। वो पंजाबी रेस्टोरेंट्स में खाना भी खाना पसंद नहीं करते, या इंडियन पंजाबी को क्यों, दूसरे इंडियन कम्युनिटीज को देख ले, वो नहीं करते। वो आपस में इंडियन, दो दूसरे हिंदू बच्चे हैं दूसरे स्टेट से हैं, वो दो भाई बहन अगर आपस में घर पे खेल रहे हैं, वो अपनी मातृभाषा के अंदर भोजपुरी, राजस्थानी, हिंदी, उसके अंदर नहीं बात करते हैं, दे टॉक इन इंग्लिश, क्योंकि वो हवा पानी है ही नहीं यहाँ के इन्वायरमेंट में जो आपके कल्चर को, आपकी संस्कृति को, आपकी भाषा को आपके बच्चों में डाल सके। वो पॉसिबल सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है, जैसे नमकीन बीकानेर में ही बन सकती है वैसे। जी ये बताइए, जब 2015 में आपने इंडिया छोड़ के कनाडा जाने का निर्णय लिया था, तो जी, किन परिस्थितियों में लिया था, क्या सोच के लिया था, और अब आज 9 साल बाद आपका क्या कंक्लूजन है? व्हाट डू यू से? मैंने इन परिस्थितियों में लिया था। मैंने एक नॉर्मल से कॉलेज से एमबीए किया था, जिसकी फीस 2.5-3 लाख रुपए है, आपके मोहाली में ही है, ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। 2.5-3 लाख रुपए फीस दी थी। मैं एक सामान्य परिवार से आता था, मैं इतना ही अफोर्ड करता था, और आईआईटी और या आईआईएम क्रैक करने इतनी मेरी औकात नहीं थी। झूठ क्यों बोलूं मैं कि मैं कर देता ही है, मैं उस वो लेवल मेरा था नहीं पढ़ाई का। मैंने पहले वीआईपी इंडस्ट्री ज्वाइन करी 25,000 रुपए में, वीआईपी में 1 साल किया, फिर मैं एयरटेल में स्विच कर गया, वहां पे 35, 40, 45 हजार तक पहुंच गया था मैं। फिर मैंने 45,000, 50,000 पे पहुंच गया, 55 तक भी पहुंच गया मैं 3 साल के बाद। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को महसूस हुआ कि कंपनी जो है ना, वो मेरे को 55 से ज्यादा देने की में इंटरेस्टेड नहीं है, वो 55 में 2 नए बंदे रखने में इंटरेस्टेड है जो कॉलेज से अभी पास आउट हैं, क्योंकि उनके पास सप्लाई है, उनके पास अवेलेबिलिटी है। तो वो मेरे पे 60,000 खर्च करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो दूसरे पे 2 हायर करने में इंटरेस्टेड थी।
तो मेरे को ये महसूस हुआ कि भाई मैं जो है यहाँ पे लाख तक पहुंच जाऊंगा, एक दो और स्विचें करने, उसके ऊपर जाने में मेरे को मुश्किल हो जाएगी और हार्ड हो जाएगा मेरे लिए। तो क्यों ना मैं, जब जिंदगी का अब एम जो पढ़ना था वो तो पढ़ लिया, या तो आईआईटी आईएम में मैं पहुंच जाता, तो वहां तो मैं पहुंच नहीं पाया। अब जिंदगी में एक ही एम बचता है जब आप अपनी कॉलेज कंप्लीट कर लेते हो, कि पैसा कमाना। तो फिर मैंने ये तय किया कि भाई चलो कनाडा चलते हैं, यहाँ तो लाख रुपए पे जाके सैचुरेशन आ जाएगा, वहां पे कम से कम 5-10 साल काम कर लेंगे तो दो पैसे इकट्ठे कर लेंगे तो सौदा सही हो जाएगा। तो वो सोच के मैं आया था। उसमें मैं कुछ हद तक मैं ठीक भी रहा, उसमें मैं फायदे में भी रहा, कि जैसे आज मेरे पास एक दो प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वैल्यूएशन जो है मिलियन, 1.5 मिलियन के आसपास या 2 मिलियन के आसपास भी है। तो मतलब इतना पैसा जो है मैं हिंदुस्तान में नहीं कमा पाता 10 साल में, स्पेशली नौकरी से नहीं कमा पाता मैं। और व्यापार शुरू करने के लिए मेरे पास उतनी न वर्किंग कैपिटल थी और न मेरे पास एसेट्स थे। अगर किसी अच्छे मार्केट में मेरी दुकान होती तो मैं कभी नहीं आता, आराम से मैं दुकान में कोई ना कोई माल डाल करके मैं बैठ जाता। तो वो कारण था मेरा वहां पे यहाँ पे आने का। आज मैं हिंदुस्तान वापस आऊं, 5-6 करोड़ रुपए कैश लेके आऊंगा, एसबीआई में एफडी करवा दूं और मैं ब्याज पे बैठ के आराम से खा सकता हूं। तो उस वक्त ये सोच के मैं आया था। लेकिन आज अगर सोचो ना, आज वो स्थिति नहीं है, आज वो चीज पॉसिबल नहीं है। आज चीजें बहुत हार्ड हैं। नहीं, आज इसका मतलब 10 साल पहले आपके जैसे जिन लोगों ने डिसीजन लिया वो सही डिसीजन था। आज से 10 साल पहले उनका डिसीजन सही था। जो इंडिया में एक सामान्य लोअर या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में जो लोग थे, आज से 10 साल पहले उन्होंने जो डिसीजन लिया वो ठीक था उनका। बट अगेन, जो पढ़े लिखे लोग थे, जैसे मैंने अपने फ्रेंड का एग्जांपल दिया था, उसने इंडिया में भी बहुत अच्छा किया, आज वो वेस्टर्न हेड है इंडिया का, आईएफबी का। तो उसके अंदर कम से कम ना करते उसकी 2-2.5 लाख रुपए सैलरी है, यानी $5,000। खर्चे उसके मेरे से आधे हैं, आधे भी क्या, एक चौथाई है। वही 2 लाख रुपए मैं बचा रहा हूँ, वही 2 लाख रुपए वो बचा रहा है। वो अपने देश में बैठा है, उसके माँ बाप की तबीयत खराब है, वो आधे घंटे में फ्लाइट लेके पहुंच सकता है, मेरे को 18 घंटे लगेंगे। तो अगेन, जो लोग पढ़े लिखे थे उन्होंने वहां पे भी बहुत अच्छा ग्रो किया। अगर मैंने यहाँ ग्रो किया तो वहां पे, जो अनपढ़ आए थे उनके लिए तो विन विन सिचुएशन है। कनेडा जो आए थे जो 10 साल पहले, लेकिन आज नहीं है वैसा। तो आज अगर कोई प्रमोद कोठारी जो आज इंडिया में 60,000, 70,000 या 80,000 या 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, भाई उस जमाने का 10 साल पहले का 50,000, आज का 1 लाख मान लेते हैं। 1 1.25 लाख, 1.5 लाख मान लो। 1.5 लाख मेरे सारे जितने भी एयरटेल में कलीग्स थे, सारे 1.5 पौने 2 पे बैठे हुए हैं। वो अगर आज कनाडा आएंगे तो क्या होगा उनका? उनका जिंदगी का सबसे बड़ा सबसे बुरा फैसला होगा। उनकी फैमिली खराब हो जाएगी, उनकी फैमिली के रिश्ते खराब हो जाएंगे, उनके बच्चों का भविष्य जो है वो खराब हो जाएगा। आज मेरे लिए पैसा कमाना चैलेंज नहीं है, मेरे लिए चैलेंज, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो मेरे बच्चों का भविष्य है। मेरे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरे लिए वो टेंशन है। मेरे बच्चों को जो वोक बनाया जा रहा है, मेरे लिए वो समस्या है। अभी लेकिन आपकी बेटी कितने साल की है? मेरी बेटी 4 साल की है, और एक मेरी आज मात्र आज से आई थिंक 6 साल बाद आपको जी, अपनी बेटी की चिंता होने लगेगी। मेरे को अभी से चिंता है। 4 साल की है, 6 साल में तो ये वोकिज्म शुरू कर रहे हैं। हाँ, तो 6 साल सबसे तो बड़ा चैलेंज तो एक हिंदुस्तानी पेरेंट के लिए, जो हिंदुस्तानी माइंडसेट वाला पेरेंट है, ये छोड़ दो हिंदुस्तानी, एक अंग्रेज के लिए भी ये एक बिल्कुल बहुत बड़ा अंग्रेज भी, चैलेंज है कि उसको अपनी 10 साल की बेटी या बेटे की चिंता है। बिल्कुल। आज आज यहाँ का समाज जो है, आपको मैंने बताया ना क्यों वापस जा रहे हैं, यही कारण है कि मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए मैं आज भी मेरा माइंड, मेरा दिमाग इतना विकसित हो चुका है यहाँ पे रह करके, कि मैं हिंदुस्तान में भी 5 लाख रुपए कमा सकता हूँ महीने के। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या, पूरे समाज के लिए सबसे बड़ी समस्या बच्चे हैं। उनका जो वोक बनाया जा रहा है उन बच्चों को, जो उनको सिर्फ एज ए गुड्स कंजम्पशन की जो एक कॉमोडिटी बनाई जा रही है, वो समस्या है। तो जो मेरे साथ जो आपका सवाल था, कि जो इंडिया में जो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो लोग कनाडा ना आए, सिर्फ मॉल और इंस्टाग्राम की रील्स देख करके ना आए। आपका बच्चों का भविष्य बहुत अंधेरे में है। मैं
मेरे को पता है कि अगर मेरी बेटी का पालन पोषण अगर हिंदुस्तान के परिवार की पद्धति के हिसाब से नहीं हुआ, तो मेरी बेटी की जवानी जो है वो, या मेरे बेटे की जवानी जो है वो कैसी होगी इन देशों में, बहुत बुरी होगी। इसी वजह से जो है वो लोग जो वहां पे वेल फेम है, वो लोग प्लीज ना आए, आराम से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और वहीं पे रहें। तो आज इंडिया का जो 18 साल 17 साल का बच्चा है, तो खैर चलो मान लो रेगुलेशन चेंज हुआ, इधर मोदी जी ने भी एक नया नियम बना दिया कि अब शादी 18 में नहीं 21 में होगी। तो वो जी, जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस वाला फंडा था, वो तो हमारे मोदी जी ने भी उसमें मंठा डाल दिया था। बहुत बड़ा रोल है उनका, बहुत बड़ा रोल है उनका। पंजाबी उनको मोदी जी को ऐसे भी इन्हें साड़ी नस्ल कुशी करती है। मैं हाँ। कहा हुण की होया? ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਆਇਲਟਸ ਪਾਸ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ 21 ਚ ਹੋਣਾ। तो 3 इक्कीस साल डिले हो गया ना प्रोजेक्ट। 21 में लड़की की जो दिमागी हालत है वो थोड़ी मैच्योर हो जाएगी, तो वो खुद भी नहीं कराएगी फिर। नहीं वो तो सौदा होता है सर, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट वो तो मैरिज तो सौदा होता सौदा है, वो होता है। बेचने लड़की वाली बात है। 25 लाख में सौदा कर रही है, उसको भी मालूम है कि इस लूजर से मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वो उसको पता होता है। खैर छोड़िए। तो आज जी, के सर 18 साल के पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, हिमाचली या दिल्ली के या किसी भी युवा को आप क्या फाइनल मैसेज दीजिए? 5 मिनट में इस वीडियो को खत्म किया जाए। जितने भी युवा हैं उनको मैं एक फाइनल मैसेज ये दूंगा कि सबसे पहले तो जो सरकारी नौकरियों की लाइन में लगते हो ना, क्लर्क बनने के लिए और कोई डी ग्रेड का टीचर बनने के लिए, ये लाइनें छोड़ो और अपने आप 12वीं पास जब करते हो और कॉलेज में जाके एडमिशन लेते हो, तो ये बहाना बनाना बंद करो कि अभी तो मैं पढ़ रहा हूं, अभी तो मेरी ग्रेजुएशन चल रही है। 12वीं पास करते ही कोई अपने अंदर स्किल डेवलप करो, वो स्किल जो आपको कैश इनकम दे सके। और वो समय चला गया जब आप ग्रेजुएशन के नाम पे 3 साल जो है हरियाणा रोडवेज की बसों में लटक करके और जो है मतलब लौंडे लफाड़ों की तरह घूमते थे। तो वो काम छोड़ो, अपनी स्किल्स डेवलप करो, और वो स्किल्स इस हिसाब से डेवलप करो कि ये स्किल 3 साल बाद मेरे को देगी। मैं अपने लोकल शहर में, मैं अपने लोकल गांव में या दिल्ली मुंबई जा करके मैं इससे कितना पैसा कमा सकता हूं। इस चीज के ऊपर इन युवाओं को फोकस करना चाहिए, रेदर देन इन सरकारी नौकरियों के लिए 20 साल की उम्र में लाइन में लगते हैं और 30 साल की उम्र तक कभी इनके पेपर आउट हो जाते हैं, वो कभी इनके ऊपर स्टे लग जाती है, कभी इनके ऊपर जो है कट ऑफ में इनका नाम नहीं आता, और अपने जिंदगी के जो स्वर्णिम 10 साल होते हैं वो ये पुलिस के डंडे खाते हुए निकाल देते हैं। तो इन युवाओं को मैं बड़े विनम्रता के साथ ये कहना चाहूंगा कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आप काम करिए, और वो स्किल डेवलपमेंट जो आपको एम्प्लॉयमेंट दिला सके। चाहे आप गाड़ी की सर्विस, आप हुंडई के शोरूम में जाके लग जाइए 12 साल 12वीं पास करके, और हुंडई एग्जाम्पल के तौर पे है, और हुंडई की गाड़ियों की सर्विस करनी शुरू कर दीजिए। 3 साल बाद एक टॉप के मैकेनिक होके निकलोगे आप, और 3 साल बाद रोड के किनारे आप कोई भी सर्विस स्टेशन खोल लोगे ना, आपके पास गाड़ियों की लाइन लगी रहेगी, क्योंकि गाड़ी सर्विस होने का 16,000 20,000 22,000 रुपए लगता है। अगर आप वही 10-12 हजार में करोगे तो आपकी दुकान चल पड़ेगी जबरदस्त। अपने सर्टिफिकेशंस पीछे ऑफिस में लगा दो कि मेरे पास ये सर्टिफिकेशंस हैं। इस हिसाब से अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम करिए, और पैसा कमाने के तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, वरना मोदी जी कहते रहें कि हम भारत युवा देश है और हम ये हैं, नहीं होगा। लोगों की भागीदारी जरूरत है, और अपने निजी लेवल पे जब लोग एफर्ट्स करेंगे तब ये चीज होगी। तो ये मैसेज देना चाहूंगा मैं। और पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है? पेरेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि वोकिज्म अपना जो है थोड़ा सा कम करिए। जो महिलाएं कई माएं भी वोक होती हैं, मैं टाइम बड़ा हो गया वरना मैं एग्जांपल दे सकता था बड़ा अच्छा। अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग के ऊपर टाइम खर्च करिए। वेस्ट जो है, वेस्ट हिंदुइज्म की तरफ जा रहा है।
वेस्ट जो है उनको पता लग गया है कि वे ऑफ लिविंग लाइफ इज समथिंग डिफरेंट, इट्स नॉट। आज वेस्ट में एक और मुहिम चल रही है, लीव अवर चाइल्ड अलोन के अलावा एक और मुहिम चल रही है कि डोंट बाई एनीथिंग। जितनी भी बड़ी ब्रांड्स हैं, आपकी अरमानी है, माइकल कोर्स है, आपकी एलवी है, इन सब के शोरूम्स बंद हो रहे हैं बड़े बड़े मॉल्स के अंदर, बिकॉज वेस्ट इज नॉट बाइंग एनी मोर। वेस्ट ये महंगे प्रोडक्ट्स, महंगी ब्रांड्स नहीं खरीद रहा, लेकिन आप हिंदुस्तान में, गुड़गांव में, दिल्ली में, जयपुर में, भोपाल में ये ब्रांड्स के शोरूम खुल रहे हैं जी। नहीं नहीं नहीं, इंडिया में भी मेरा बेटा दो दिन पहले मेरी बात हो रही थी, बोला नहीं पापा, अब वो मुहिम इंडिया तक पहुंच गई है और इंडिया का युवा भी अब लोकल जो देसी ब्रांड्स नए डेवलप हुए हैं जी वो कहते हैं कि अरे भैया, चाहे एरो की शर्ट हो, चाहे लेवाइस की जींस हो, बनती तो इंडिया में ही है। जी एडिडास की सारी टी शर्ट इंडिया में ही बन रही है। इसका मतलब हम अगर एडिडास के लिए 2000 की टी शर्ट बना सकते हैं तो वो इनफैक्ट वो टी शर्ट बनती है 180 रुपए की। हाँ 20 बिल्कुल। तो वो कहते हैं सिर्फ उस पर लिवाइस का जो या एडिडास का जो ब्रांड लगा है वही तो उसको 2000 का बना रहा है। बिल्कुल, बन तो सारी यही डेरा बस्सी में रही है आपके, हाँ, तिरुपपुर के पास में। हमारे यहाँ तिरुपपुर और लुधियाना और गुड़गांव और फरीदाबाद में ही बन रहा है सब कुछ। किलो के भाव से खरीद के लाते हैं ये। तो इंडिया में भी अब वो जागरूकता आ रही है कि हमें महंगा ब्रांड नहीं खरीदना, हमें देसी। अच्छा, वो मोदी जी का लोकल फॉर वोकल वाला जो है ना, वो भी अंदर अंदर बहुत काम कर रहा है। अंदर तो अंदर वो कर, बड़े ब्रांड से जो है ना, वो तो इंडिया भी अब धीरे धीरे बच रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, मेरे को नहीं पता था, तो ये अच्छी बात है अगर हाँ देश के युवाओं में बात आ रही है। तो महिलाओं के लिए, पेरेंट्स के लिए मैं यही कहूंगा कि अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग के अंदर ज्यादा काम करें, और देशी, आपके जो देसी पना है ना, वो देसी पना अपने बच्चों के अंदर लेके आए। बहुत ज्यादा वेस्ट को कॉपी मत करें, अगर वेस्ट को कॉपी करेंगे तो आपकी जनरेशन यही खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट जनरेशन आपकी वोक बन जाएगी। और वोकिज्म का जो साइड इफेक्ट है ना, वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, वो बहुत भयावक होता है। वो परमाणु बम से जो तबाही होती है ना, वो तबाही कम होती है जितना वोकिज्म की वजह से होता है। तो अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, टाइम अपना वहां पे इन्वेस्ट करिए, और मंदिरों में जाइए, मंदिरों को विजिट करिए। आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो इतना हैपनिंग नहीं है, या इससे कौन सा फर्क पड़ जाएगा, बहुत फर्क पड़ता है। मेरी बेटी 4 साल की है, 2 साल की थी जब मैं उसको वृंदावन लेके गया था, और आज भी अयोध्या का जब वो लाइव टेलीकास्ट चल रहा था मंदिर को, तो मंदिर को देख के पता है क्या कहती कहती पापा ये तो वृंदावन है ना, वो तो, ये तो प्रेम, वृंदावन वाला मंदिर है, उसको मैं प्रेम मंदिर में लेके गया था, वहां पे घुमा के लाया था। तो अयोध्या का जो मंदिर है वो लगभग थोड़ा बहुत सिमिलर है, उसको तो पता नहीं था अयोध्या क्या है, तो कहती पापा ये तो वृंदावन है ना। दिस इज द अफेक्ट ऑन द माइंड ऑफ ए चाइल्ड व्हेन यू टेक देम टू टेम्पल्स, विजिट योर रिलीजियस प्लेसेस, डू रिलीजियस टूरिज्म। मनाली में जाके बियर की बोतल पी करके डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये मैं पेरेंट्स के लिए जो है मेरा छोटा सा मैसेज था। अब प्रमोद भाई, अगले वीडियो के लिए टॉपिक अभी से दे रहा हूं आपको। ये 1.5 घंटे की वीडियो हो गई सर आज। मेरे अगले को वीडियो लंबी है अपनी पांडे जी की वीडियो के बाद। तो सर, अगले टॉपिक का मैं आपको टॉपिक दे रहा हूं जी कि आपके जैसे लोग, आपने कहा मेरी बेटी 4 साल की है, मुझे अभी से चिंता है, जी आप इंडिया कब वापस आएंगे? आएंगे तो क्यों आएंगे? अभी नहीं आ पा रहे तो क्यों नहीं आ पा रहे? फ्यूचर में कुछ लोग नहीं आ पाएंगे, वो क्या सोच के नहीं आ पाएंगे? क्या चीज है जो आपको बांधे रखेगी? क्या चीज है जो आपको मजबूर करेगी कि आप कनाडा छोड़ के इंडिया आ जाएं? ये तमाम, और इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, जी 7% प्लस की जो ग्रोथ हर साल आ रही है, तो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आप इंडिया को कहां देखते हैं? जी अब वो लोग जो कि वापस इंडिया आने का फैसला कर रहे हैं, क्या उनका फैसला सही है? ये तमाम चीजें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद भाई। बहुत बहुत आज मैंने आभार जी। बहुत बहुत ज्यादा बहुत समय लिया, नहीं नहीं कोई आप बात नहीं। आए चैनल पे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगले थैंक एपिसोड में, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू।